नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांतों पर। व्यक्तित्व के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों, जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें अब तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ये देखा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से एक क्वेश्चन गारंटी से आता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है सिगमंड फ्राइड ने। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड, तो आप ये समझ लीजिए कि सिगमंड फ्राइड पर एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो रीट की भर्ती हो, सीटेट की भर्ती हो, यूपी टेट की हो, एस्टेट की, चाहे जो भर्ती हो। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी के लिहाज से भी, और ओवरऑल अपन बात करते हैं यदि सिगमंड फ्राइड के लिहाज से भी कि एक सवाल यहाँ से आने की पूरी संभावना रहती है। तो एक बार अपन हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिगमंड फ्राइड का कि सिगमंड फ्राइड जो है वो वियना जो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया, यहाँ के रहने वाले थे और मूल रूप से मनोचिकित्सक थे। और व्यक्तित्व के मापन पर, व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो आपने ही किया है। आपके बाद से ही व्यक्तित्व पर और ज़्यादा काम होने लगे थे। मतलब व्यक्तित्व को आपने एक बहुत महत्वपूर्ण अपना जो शोध है, जो आपका कार्य क्षेत्र था, उसमें आपने बहुत ज़्यादा इसको स्थान दिया है। अब व्यक्तित्व जो है उसका निर्माण कैसे होता है, अगर वहाँ की अपन बात करते हैं तो पूरा अपने अपनी एक थ्योरी जिसको नाम दिया है मनोविश्लेषण। हम यहाँ दोस्तों बात करते हैं मनोविश्लेषण, मतलब मन का विश्लेषण, है ना। अब यहाँ मन से उनका मतलब था माइंड, या जिसे अपन साइके भी कहते हैं, है ना। हम लोग जब पढ़ते हैं मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी, तो साइके प्लस लोगोस की बात करते हैं तो ये माइंड वही वाला साइके है। तो माइंड जो है या जो आपका मन है, जो साइके है, उसका विश्लेषण करके आपने व्यक्तित्व की जो संरचना है, व्यक्तित्व का जो गठन है, उसका पूरा आपने उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी अपने एक बार बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपने बात की है। तो सिगमंड फ्राइड ने जो मन है या जो साइके है, इसको उन्होंने नाम दिया है मानसिक ऊर्जा का नाम दिया है। दोस्तों, किसका नाम दिया है? मानसिक ऊर्जा। ये मेंटल एनर्जी है साइके जो है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो कैसे बना है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ये यदि अपन बात करते हैं तो मन का विश्लेषण उन्होंने किया और यहाँ उन्होंने अपना एक शोध किया। और शोध की अपन यदि बात करते हैं तो मान लीजिए ये एक पानी का टब है और इस टब में यहाँ आपने बर्फ डाल दी। दोस्तों, क्या डाल दिया दोस्तों? ये बर्फ है, ठीक है। तो एक बात हमें ये याद रखनी है कि सिगमंड फ्राइड ने साइके या माइंड की जो तुलना की है, जो कंपैरिजन किया है ना दोस्तों, वो बर्फ से किया है या बर्फ के शिलाखंड से किया है। किससे किया है दोस्तों? बर्फ के शिलाखंड से उन्होंने अपने जो माइंड है, जो मन है, उसका आपने तुलना की है। मतलब आपने बर्फ के शिलाखंड के प्रयोग के माध्यम से उन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। अब आप कहते हैं कि बर्फ के शिलाखंड का वह हिस्सा जो हमेशा ऊपर रहता है, कभी भी पानी के अंदर नहीं जाता है, उसको दोस्तों आपने नाम दिया है चेतन। क्या नाम दिया है दोस्तों? चेतन नाम दिया है, जिसे अपन कॉन्शियस कहते हैं। और आप कहते हैं कि बर्फ का वो हिस्सा जो हमेशा पानी में डूबा ही रहता है, कभी भी बाहर नहीं आता है, उसे आपने नाम दिया है दोस्तों अचेतन। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने क्या नाम दिया है? अचेतन नाम दिया है। और आपने कहा कि कुछ ऐसा हिस्सा है जो हिलने से या किसी कारणवश से ऊपर और नीचे होता रहता है, इस हिस्से को आपने नाम दिया है दोस्तों अर्धचेतन।
क्या नाम दिया है? अर्धचेतन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं पुराने एग्जाम्स में और क्या आ सकते हैं कि फ्राइड ने मन की जो तुलना की है वो बर्फ के शिलाखंड से की है और फ्राइड ने मन के 3 स्तर बताए हैं। वो जो हैं आपके स्तर वो हैं चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। मतलब चेतना जो है वो 3 प्रकार की है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फ्राइड का जो मन है वो चेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है और अचेतन मन होता है। आगे फ्राइड इस बात को साबित करते हैं कि भाई देखिए जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कम हिस्सा बर्फ के टुकड़े का पानी के बाहर रहता है। तो इससे आपने कहा कि भाई चेतन जो मन होता है ना वो बहुत कम हिस्सा होता है उसका। तो आपने कहा कि मस्तिष्क का लगभग 1/10 भाग ही चेतन होता है। फिर आपने देखा कि अधिकांश जो भाग है ना वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो आपने कहा कि 9/10 भाग जो होता है मस्तिष्क का वो लगभग क्या होता है? अचेतन होता है। और यहाँ आपने कहा कि अर्धचेतन की जो मात्रा है ना वो कोई निश्चित नहीं होती है, इसलिए मूल रूप से आपने कहा कि चेतन मन जो होता है वो 1/10 होता है और अचेतन मन जो होता है वो 9/10 होता है। आपने कहा चूंकि अधिकांश जो हिस्सा होता है ना हमारे मस्तिष्क का वो हमारे अचेतन में होता है, तो इसलिए आपने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो अचेतन से संचालित होता है। इसलिए आपने चेतन को ज़्यादा महत्व न देते हुए अचेतन को अधिक महत्व दिया था। इसलिए अपन कहते हैं कि फ्राइड ने कहा कि मनोविज्ञान अचेतन का विज्ञान है। हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, जो हमारा व्यवहार है, वो तमाम जो चीज़ें होती हैं ना वो अचेतन मन से प्रभावित होती हैं, उससे संचालित होती हैं। अब अचेतन के लिए आपने क्या कहा? तो आपने कहा कि अचेतन क्या है? तो आपने कहा कि अचेतन जो है ना वो हमारी दमित इच्छाओं का पुंज है। दमित इच्छाएं है ना, दमित इच्छाओं का पुंज। अब यहाँ अपन एक और बात करेंगे, जैसे अपन मानसिक ऊर्जा की बात कर रहे थे साइके में, तो यहाँ आपने कहा कि जो हमें ऊर्जा देती है, ठीक है, तो यहाँ फ्राइड ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया ना वो जो इच्छाओं की बात करते हैं, तो आपने काम इच्छाओं की बात की है ना, ये जिसको अपन कहते हैं कि यौन इच्छाओं की बात की है। सबसे ज़्यादा जो प्रबल होती हैं वो काम इच्छा या यौन इच्छाएं होती हैं। और आपने कहा कि जब व्यक्ति की काम इच्छाओं की ठीक प्रकार संतुष्टि हो जाती है, उसकी सेक्स डिजायर ठीक से फुलफिल हो जाती हैं, तो फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा बन जाता है। और जहाँ पर ये इच्छाएं उसकी फुलफिल नहीं हो पाती हैं तो ये जो ऐसी इविल डिजायर्स होती हैं, अनैतिक जो डिजायर्स होती हैं, उनको व्यक्ति क्या करता है? दबाता है, ठीक है ना। लेकिन ये पूरी तरह से दबती नहीं है, कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये वापस से चेतन में आने का प्रयास करती हैं। इसलिए फ्राइड ने कहा कि भाई हमारा जो व्यवहार है उसका जो संचालन होता है वो किससे होता है? अचेतन से होता है। कि अचेतन एक्टिव होता है और वो मौका पाते से ही अपने आप को बाहर प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। आइए आगे देखते हैं इसको अपन कि फ्राइड ने जो व्यक्तित्व है उसके 2 पहलू बताए हैं। एक तो स्थायी पहलू है, एक गतिशील पहलू है। तो फ्राइड ने जो व्यक्तित्व बताया है, व्यक्तित्व का एक तो अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जो उसका संगठन है व्यक्तित्व का, है ना, और एक जो उसकी संरचना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो संगठन है वो उसका स्थायी पहलू है और संरचना की बात करते हैं तो वो उसका गतिशील पक्ष है। जो स्थायी पहलू है उसमें आपने कहा कि व्यक्तित्व जो होता है उसमें स्थायी में चेतन होता है, अर्धचेतन होता है और अचेतन होता है, जो भी अपन बात करके आ रहे थे। उसमें आपने कहा कि चेतन लगभग 1/10 होता है जो लगभग फिक्स होता है और ये 9/10 होता है जो लगभग फिक्स होता है, तो इसलिए इसको स्थायी कहा गया है। गतिशील में आपने कहा कि व्यक्तित्व का गतिशील पक्ष उसे कहते हैं। इसमें आपने कहा कि इसमें एक तो ईड होता है, एक ईगो होता है और एक इसमें सुपर ईगो होता है। ईड को इदम या उपाहम कहते हैं।
ईगो को अहम कहते हैं और इसे परम अहम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इड, ईगो, सुपर ईगो जो है ये व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्ष हैं, गतिशील पक्ष हैं, और चेतन, अर्धचेतन और अचेतन जो होते हैं ये व्यक्ति के स्थायी जो होते हैं, इसके फिक्स जो होते हैं वो वाले पक्ष होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसे बनता है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर के बनता है, और उसका स्थायी जो पक्ष होता है उसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन होता है। अब अपन इन पर बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बात होती है। देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, तो वो कहते हैं कि इस व्यक्ति में तीनों चीज़ें होती हैं, इड भी होता है, ईगो भी होता है और इसमें सुपर ईगो भी होता है। लेकिन जिसकी प्रधानता इसमें हो जाती है, व्यक्ति उस प्रकार के कार्य करने लगता है और उसी से फिर उसकी पहचान होने लग जाती है। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इड की। ठीक है, इड, जिसे इदम या उपाअहम कहते हैं, व्यक्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, व्यक्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। और आप कहते हैं कि ये जो होता है ये इसका संबंध हमारे अचेतन से होता है। इड जो होता है वो अचेतन मन में पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका संबंध किससे होता है? अचेतन से। ये अचेतन मन की गहराइयों में होता है। ये जो होता है ना ये नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक होता है। इसमें ये पाश्विक होता है, पाश्विक होता है। इड अचेतन मन से संबंध रखता है, नैसर्गिक होता है। बिल्कुल जैसा कहना चाहिए कि जन्मजात जो बालक होता है उसमें जिस प्रकार की चीज़ें होती हैं वो ऐसा होता है, क्योंकि ये मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ये कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें इड की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति तुरंत चाहते हैं। ये आनंद के सिद्धांत पर काम करते हैं। आनंद का सिद्धांत जिसे प्लीजर प्रिंसिपल कहते हैं, है ना, प्लीजर प्रिंसिपल। आनंद के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, जिसे अपन सुख का सिद्धांत भी कह सकते हैं, सुख का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इड जो है वो प्लीजर के सिद्धांत पर काम करता है, आनंद के सिद्धांत पर काम करता है या सुख के सिद्धांत पर काम करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इड को तुरंत सुख चाहिए होता है, उसको तुरंत आनंद चाहिए होता है, और आनंद के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी नियम को तोड़ सकता है, किसी भी कानून को तोड़ सकता है। तो हम देखेंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो इतने जिद्दी होते हैं कि उन्हें जो चाहिए होता है उसके लिए वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, और वो अपनी इच्छाओं की तुरंत पूर्ति चाहते हैं। तो इड जिसमें होता है, जिस व्यक्ति में इड की प्रधानता होती है, उसमें जो है वो किसी नियम कायदे कानून को नहीं जानता है। इसलिए अपन इसे पाश्विक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पाश्विक कहते हैं। इसे कहते हैं एनिमल विद इन मैन। इसे आदमी में जानवर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा इड। जितने भी गलत काम हैं, अनैतिक काम है, चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, लूटपाट है, छेड़छाड़ है, ये तमाम जो आदमी कार्य कर पाता है ना दोस्तों, वो इसके कारण से कर पाता है। ठीक है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसमें इड की प्रधानता होती है, क्योंकि इसका जो संबंध होता है ना वो काम इच्छाओं से होता है दोस्तों। किससे होता है? काम इच्छाओं से होता है। ठीक है, और इसलिए अब यहाँ आनंद की जिसकी बात कर रहे हैं, हम सुख की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा वाला सुख है? वो काम इच्छाओं वाला सुख की यहाँ पर ज़्यादा बात होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, जिसका नाम अपने दिया है ईगो। ईगो दूसरा पहलू है व्यक्तित्व का। ईगो जिसे हम अहम की संज्ञा देते हैं। जिस प्रकार से इड का संबंध हमारे अचेतन से होता है, तो ये जो अहम है इसका संबंध चेतन से होता है दोस्तों। लेकिन
ईगो की जो उत्पत्ति होती है ना वो इड से होती है। ईगो का जो जन्म होता है वो इड से होता है, इड का विकसित रूप है। ठीक है, छोटा जो बालक होता है जब थोड़ा बड़ा हो रहा होता है तो धीरे धीरे उसमें समझ आने लगती है और वो अपना अहम का निर्माण करने लगता है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि भाई इड, ये जो अहम है आता कहाँ से है, तो इड से ही आता है। ये कहाँ से आता है, इड से आता है। इड का विकसित रूप है और इसका संबंध किससे होता है, चेतन से, क्योंकि यहाँ पर उसमें कुछ समझने की क्षमताएं, नियंत्रण करने की क्षमताएं उसमें आ जाती है। तो इड, ये अहम जो होता है इसका संबंध चेतन से होता है और इसकी उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों, इड से होती है। आगे अपन बात करते हैं कि ये जो होता है ना इसके पास में निर्णय की क्षमता होती है, इसके पास में चिंतन की क्षमता होती है ना। तमाम प्रकार के डिसीजन जो होता है ये यही कर पाता है। कौन, ईगो जो होता है। ईगो जो होता है ना वो इड तथा सुपर ईगो के बीच में बैलेंस का काम करता है दोस्तों। किसका काम करता है, बैलेंस का काम करता है। ठीक है, दोनों के बीच में मध्यस्थता करता है। ये जो है इड की जो अनैतिक बातें होती हैं, गलत बातें होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या बनाता है, संतुलन बनाने का काम करता है, दोनों के बीच में संतुलन बनाता है। ये जो होता है ना ये वास्तविकता के सिद्धांत से निर्देशित होता है, वास्तविकता के सिद्धांत से, है ना, रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से इड है वो प्लीजर के प्रिंसिपल से डायरेक्ट होता है, वो आनंद या सुख के सिद्धांत से निर्देशित होता है, ठीक इसी प्रकार से जो हमारा ईगो है वो वास्तविकता के सिद्धांत से निर्देशित होता है, क्योंकि वो वास्तविकताओं को समझने लगता है कि क्या चीज़ जरूरी है और क्या चीज़ जरूरी नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें उसमें होती है। एनवायरनमेंट के साथ में वो अपना पूरा तालमेल बनाने की बात करता है। तो अपन कहते हैं कि जो ईगो जो होता है उसके पास समस्त प्रकार की वीटो पावर होती है दोस्तों। क्या होती है, वीटो पावर। वीटो पावर आपने पढ़ रखा होगा पॉलिटिकल साइंस में। अपन कहते हैं कि भाई हमारे यूएन को जो देश हैं उनके पास वीटो पावर है, तो ये अंतिम निर्णय की जो पावर होती है वो इनके पास होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का ईगो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होता है, ईगो जब मजबूत होता है ना दोस्तों, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत निखरा हुआ होता है, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व तो बहुत महान होता है, बहुत अच्छा होता है। और जिस व्यक्ति का ईगो कमजोर होता है, जिस व्यक्ति का ईगो डुलमुल होता है ना, उसका व्यक्तित्व कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि व्यक्तित्व का जो केंद्र होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो हमारा ईगो होता है। एक्चुअल में ईगो जो होता है उससे ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ईगो जो है हमारे व्यक्तित्व का सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एक आपने सुना होगा कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, ठीक है ना, तो एग्जिस्टेंस के लिए जो फाइट होती है, अपनी पहचान बनाने के लिए जो संघर्ष होता है, वो व्यक्ति में इसके कारण से ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें जैसे कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, कि आपकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, या जिसको अपन स्व पहचान कहते हैं, है ना, तो स्व पहचान के लिए संघर्ष। तो स्व पहचान के लिए संघर्ष की जो बात करते हैं वो हम ईगो के कारण से ही करते हैं, हम अहम के कारण से ही करते हैं। अहम को कहते हैं कि मैन विद इन मैन, वहाँ एनिमल विद इन मैन था, इड में क्या होता है, जानवर होता है, पाशविक होता है। और यहाँ पर क्या है, आदमी में आदमी की बात है कि यहाँ रियलिटी को समझ जाते हैं, वास्तविकता को समझ जाते हैं, और मनुष्य में मनुष्यता की बात होती है। तो व्यक्ति दूसरों की मदद जो है वो मनुष्य होने के नाते करता है कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, उन तमाम चीज़ों पर निर्णय करने की स्थिति होती है। तो चिंतन करने की जो क्षमता होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, वो तमाम किसके कारण से होती है, ईगो के कारण से होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन इसमें। अगला जो इसका पहलू है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर ईगो जिसे अपन परम अहम कहते हैं दोस्तों। जब व्यक्ति बाल्यावस्था में होता है
जैसे मैंने कहा कि शैशवावस्था जो होती है उसमें ईड की बात होती है, और बाल्यावस्था में वो अपने अंदर ईगो को विकसित कर लेता है, और जब बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था की तरफ जा रहा होता है तो ईगो से सुपर ईगो का विकास होता है। ठीक है, तो ये चेन ऐसे चलेगी, ये ईड हो गया, ईड से आएगा आपका ईगो, और दोस्तों ईगो से आपका क्या आएगा, सुपर ईगो आएगा। ठीक है, तो अब ये जो सुपर ईगो है ना, किशोरावस्था तक जाते जाते ये सुपर ईगो बन जाता है। ठीक है, मतलब इसका विकास हो जाता है, और इसका संबंध भी चेतन से ही होता है दोस्तों। किससे होता है, चेतन से। तो ईड अचेतन से होता है, बाकी ईगो और सुपर ईगो का संबंध किससे होता है, चेतन से होता है। अब यहां पर ये पूरी तरह से आदर्शवादी होता है दोस्तों। कैसा होता है, आदर्शवादी होता है, ये पूरी तरह से नैतिक होता है, इसलिए ये नैतिकता के सिद्धांत से, है ना, नैतिकता के सिद्धांत से निर्देशित होता है, नैतिकता के सिद्धांत से। मॉरल जो प्रिंसिपल होता है, मोरलिटी का जो प्रिंसिपल होता है, उससे ये होता है, ये सुख के स्थान पर पूर्णता को महत्व देता है। सुख के स्थान पर महत्व देता है ये पूर्णता को। ठीक है, ये अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है, अपने आप को पूर्ण बनाना चाहता है, अपनी कमियों को दूर करना चाहता है। ठीक है, जबकि ईड पूरी तरह से उसको सुख चाहिए, और ईगो जो है वो सुख को न्यूनतम सुख को अधिकतम करना चाहता है और दुख को न्यूनतम करना चाहता है। और ये जो है सुख की तो बात ही नहीं करता है, ये किसकी बात करता है, ये पूर्णता की बात करता है, ये पूरी तरह से नैतिकता की बात करता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है उसमें 3 जो पार्ट होते हैं उसके व्यक्तित्व के ये हैं, और ये हमेशा गतिशील होते हैं, मतलब कि ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, ये इस प्रकार से। तो जिसकी प्रधानता व्यक्ति में हो जाती है, व्यक्ति उस प्रकार का कोई कार्य कर जाता है, उससे उसके व्यक्तित्व की पहचान बनती है। हम जैसे बात करते हैं, अगर ईड की प्रधानता है तो व्यक्ति से गलत काम हो जाते हैं, अनैतिक कार्य हो जाते हैं। अगर ईगो ज़्यादा है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा और महान बनता है, और यदि सुपर ईगो होता है तो फिर उसमें कई प्रकार की जो मानसिक विकृतियां हैं वो आना उसमें प्रारंभ हो जाती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इनका बैलेंस होना चाहिए। अगर किसी की प्रधानता है तो व्यक्ति को फिर मानसिक रूप से कोई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। सुपर ईगो की बात करते हैं तो सुपर ईगो में कहते हैं, इसे कहते हैं गॉड विद इन मैन। मनुष्य में फरिश्ता या आदमी में देवता की जो बात होती है ना दोस्तों, वो किसके लिए होती है, वो सुपर ईगो के लिए बात कही जाती है। क्लियर दोस्तों, तो ये इस प्रकार से जो फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसमें आपने मन का विश्लेषण किया और मन के 2 पहलू आपने देखे, एक स्थायी पहलू देखा, एक गतिशील पहलू देखा। स्थायी पहलू में आपने कहा कि व्यक्ति जो मन जो होता है उसमें इसके 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और इस यहाँ अपना गतिशील पक्ष में आपने कहा कि व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व जो होता है वो ईड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर के बनता है, और व्यक्ति में ये तीनों होते हैं और इनका एक बैलेंस होता है। और जो पक्ष ज़्यादा प्रबल हो जाता है व्यक्ति उस प्रकार से अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। तो गलत काम जो होते हैं वो ईड करवाता है, और जो नैतिकता के जो काम होते हैं, अच्छे जो काम होते हैं वो सुपर ईगो कराता है। और दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का जो काम करता है, मध्यस्थता का जो काम करता है, वो कौन करता है, वो ईगो करता है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ में व्यक्तित्व निर्माण के लिए फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को भी महत्वपूर्ण माना है दोस्तों। तो आपने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो तो होती ही हैं, और उनके अलावा 2 मूल प्रवृत्तियां और हैं। मूल प्रवृत्ति, और उसमें एक है जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। लाइफ इंस्टिंक्ट बोलते हैं इसे अपन, और इसे बोलते हैं डेथ इंस्टिंक्ट, है ना। लाइफ इंस्टिंक्ट बोलते हैं और डेथ बोलते हैं इसे अपन। ठीक है, इसको अपन इरोज भी कहते हैं, जीवन को इरोज कहते हैं, और इसे अपन थैनाटोस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे अपन, थैनाटोस कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं
तो जीवन मूल, आपने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो तो होती ही हैं, उनके अलावा दो जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे व्यक्तित्व की संरचना की, तो आपने कहा कि व्यक्तित्व की जो संरचना है उसका मूल जो होता है ना, वो मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट होती है। व्यक्तित्व का जो कंस्ट्रक्शन होता है, व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, उसके निर्माण में जो मूल चीज होती है वो उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और आपने कहा कि वो दो प्रकार की हैं, एक तो लाइफ इंस्टिंक्ट है और एक डेथ इंस्टिंक्ट है। जीवन मूल प्रवृत्ति का मतलब आपने ये कहा कि जब जीवन में उत्साह होती है, उमंग होता है, जीवन को जीने की चाह होती है ना। जैसे अब मान लो, अब अपन बात करते हैं कि जैसे जनन क्षमता की बात कर रहे हैं, सेक्स डिजायर्स की बात कर रहे हैं, तो दुनिया को आगे बढ़ाना है ना, ये संतान उत्पन्न करना, जीवन में खुशियाँ लाना, आशावादी अप्रोच को रखना, निर्माण कार्य करना, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो अपनी कौन सी हैं, वो जीवन मूल प्रवृत्ति है। मैं जैसे बात करूँ भी कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में भी हमको ये विश्वास है कि हम जीतेंगे, हम कोरोना को हरा देंगे और हम बिल्कुल रचनात्मक हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, ये मूल प्रवृत्ति जीवन वाली है, इसे अपन इरोज कहते हैं। और जो घोर निराशा की बात है, जहाँ पर उम्मीदें टूट गई हैं कि पता नहीं क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तमाम प्रकार से जो लोग उम्मीदें खो चुके हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी काम करती है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। विध्वंसकारी जो गतिविधियाँ होती हैं, हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं, विनाशक गतिविधियां होती हैं, उनमें जो शरीक होते हैं, जो असंतुष्टता की बात करते हैं, जो विद्रोह की बात करते हैं, ठीक है ना, जो मारपीट या तोड़फोड़ की बात करते हैं, वो कौन सी होती है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है। आक्रामकता की अपन बात करते हैं, नेगेटिविटी की बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं, अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं तो वो कौन सी मूल प्रवृत्ति है दोस्तों, वो मृत्यु है। जहां आपने नेगेटिव सोचा, निराशा की बात की, वहां आपने मृत्यु का वर्णन कर लिया। तो आपने कहा कि ये दोनों ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, सकारात्मक सोचना और नकारात्मक सोचना। तो यहाँ अपन बात करते हैं, इसे अपन इरोज कहते हैं और इसे थैनाटोस कहते हैं। दोस्तों याद करने के लिए मैंने इसको ऐसे बनाया है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो इरो थैनाटोस ही आएगा, ये लाइफ और ये हो सकता है कि ना आवे। तो यहाँ अपन देखेंगे कि ई ABCD में दोस्तों पहले आता है और T ABCD में बाद में आता है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि व्यक्ति जीता पहले है और मरता बाद में है। तो इसीलिए जो ई है, चूंकि वो पहले आता है, तो ई का मतलब जीवन है, और टी चूंकि बाद में आता है, इसका मतलब मृत्यु है। तो जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है उसमें थैनाटोस आएगा और उसमें कौन सा आएगा, इरोज आएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये था दोस्तों सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मन की तुलना किससे की है, मन की तुलना की है उन्होंने बर्फ के शिलाखंड से। बन सकता है कि अचेतन मन कितना होता है, 9/10 मतलब 90% होता है। चेतन कितना होता है, तो चेतन होता है 1/10, 10% होता है। बात कर सकते हैं कि किसने कहा है मनोविज्ञान को अचेतन का विज्ञान, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा है। सिगमंड फ्राइड ने किस पर फोकस किया है, तो काम प्रवृत्ति पर ज़्यादा बल दिया है, और काम प्रवृत्ति को उसने नाम दिया है दोस्तों लिबिडो। क्या नाम दिया है, लिबिडो। और आपने कहा कि लिबिडो जो होती है ना, वो व्यक्ति में एनर्जी का काम करती है, उसमें ऊर्जा का काम करती है, ठीक है। तो इसलिए आपने उस कंसेप्ट को दिया है और काम प्रवृत्ति पर ज़्यादा फोकस किया है। और आपने कहा कि इड जो होता है, अचेतन जो होता है, उसमें अधिकांश जो चीज़ें होती है ना, वो काम प्रवृत्ति से संबंधित होती है। आपने कहा कि शिशु में सबसे ज़्यादा कामुकता होती है। ये सवाल जो है फ्राइड से आ सकते हैं। इड अचेतन मन से संबंधित होता है, पाश्विक होता है, ये सवाल आ सकते हैं। ईगो की उत्पत्ति इड से होती है, ईगो में निर्णायक क्षमता होती है, वीटो पावर्स होती हैं, मैन विद इन मैन, मैन एनिमल विद इन मैन, गॉड विद इन मैन, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू पूरा हमारा किसके ऊपर, व्यक्तित्व के सिद्धांतों में। हमने जो पहला सिद्धांत पढ़ा है वो था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो आपके बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी दबाएं, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। नमस्कार।